अरे नालायक, कब तक सोता रहेगा? सूरज सर पर चढ़ाया है। अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तेरी हरकतें देखकर ही मर जाता। माँ थोड़ी देर सोने दो ना, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। उसके बाद आप जो भी काम बोलोगी मैं वो सब काम कर दूंगा। अरे तू और काम करेगा? अरे नालायक, तू तो गोबर का घास ही राम है। तेरा काम बस सोना है और कोई काम धंधा नहीं तुझे। किशोरी जो अपनी बेटी को सुना ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीरज पर जाती है और वो देखती है कि उसका बेटा उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था और सो चुका था। अब किशोरी खुद ही अपने मेथी के खेतों की तरफ निकल जाती है और खेत का हाल देखकर कहती है, अरे तोबा, अगर आज ये जिंदा होते तो खेतों का हाल देखकर ही मर जाते। अरे खेतों का हाल तो खराब हो गया है। हमारी जमीन कितनी उपजाऊ है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का फायदा ही नहीं उठा पाती। किशोरी ये बोलकर अफसोस करने लगती है। उसके बाद वो तैयार मेथियों को उखाड़कर टोकरी में भरने लगती है और शाम को उसे बाजार में बेचने के लिए लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि आलू के पराठे की दुकान पर बहुत भीड़ थी। ये देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। अरे रे, ऐसा भी क्या बेचता है ये पराठे में भरकर? अफीम बेचता है क्या, जो इसके दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है? अरे इसकी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर तो मेरा जी सा जल रहा है। किशोरी की उस दिन की सिर्फ 50 रुपए की कमाई होती है। उसका मन ज्यादा काम करने को नहीं था, इसीलिए वो 20 रुपए के पराठे अपनी और अपनी बेटी के लिए पैक करवा कर घर ले आती है। पराठे खाकर नीरज उसकी वाहवाही करता है। अरे माँ, क्या पराठे बनाए आपने? ऐसे पराठे अगर मुझे रोज मिले तो मैं रोज आलू के पराठे खा सकता हूँ। अरे निगोड़े, ये आलू के पराठे मैंने नहीं बनाए हैं, बल्कि इसे तो मैं बाजार की दुकान से लेकर आई हूँ। मुझे लगा माँ आपने खुद ये पराठे बनाए हैं। वैसे आप भी ठीक ठाक खाना बना ही लेती हो। मैं तो सोच रहा था क्यों ना आप ही पराठे की एक दुकान खोल लो। तू एक काम कर बेटा, तू 4-5 घंटे और सो जा। क्यों माँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे इतना सोकर तूने इतने सालों में एक अच्छी तरकीब बताई है। तो मैं वैसे भी मेथी बेचती तो हूँ ही, और उसके बाद बची हुई मेथी जो सड़ जाती है गाय बैलों को खिला देती हूँ। अब मैं बची हुई मेथियों को पराठे बनाकर बेचा करूँगी। किशोरी के दिमाग में अब ये बात घर कर जाती है और वैसे ही एक दिन अब वो मेथी की रेडी लगाया करती और मेथी बेचा करती। अरे मेथी ले लो, मेथी ताजी ताजी मेथी, सीधी खेत से आई है, अपने हाथों से उगाई है। अरे इस बुढ़िया पर दया करो, मेथी ले लो। किशोरी ये बोलकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगती है। उसकी थोड़ी बहुत मेथी बिक जाती है। उसके बाद वो घर में आती है और जो मेथी थोड़ी सी ढल गई थी, अगले दिन वो उनके मेथी के पराठे बनाकर बाजार में बेचती है। बाजार में मेथी के पराठे की दुकान देखकर उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी आते हैं और वो बड़े खुश होकर अपने मन में कहती है, अरे वाह वाह, ये चली ना तूने चाल किशोरी। ये तो वही बात हो गई, दूध बेचा तो दूध के पैसे आए, लेकिन थोड़ी मेहनत करके दूध का घी बना दिया तो माला माल हो गए। अभी तो मेरे दिमाग में एक और तरकीब आ गई है। इसके बाद किशोरी घर आती है और अपने बेटे को अच्छे से समझा देती है। अब उसका बेटा मेथी बेचा करता और जो भी मेथी पुरानी हो जाती उसके किशोरी रोज रेडी लगाकर पराठे बेचा करती। एक दिन उसकी दुकान पर सुमन नाम की एक औरत आती है और कहती है, कुछ भी कहो बहन, आपने ये दुकान खोलकर तो कमाल ही कर दिया। ये आलू के पराठे वाला भी शुद्ध आटा इस्तेमाल नहीं करता था, उसमें मैदा मिलाता था और तो और घी की जगह तेल के पराठे बेचता था। पर आप तो देसी घी के पराठे बेचती हो और आटे के अंदर भी कोई मिलावट नहीं करती। अरे क्या करूं बहन, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। जब तक मैं कुछ अच्छा बनाकर ना खिला दूं, मुझे तो चैन ही नहीं आता। चलो अब लगे हाथ मेरे लिए 2 प्लेट आलू के पराठे पैक कर दो। सुमन पराठे लेकर चली जाती है, लेकिन वहीं किशोरी को अब एक तरकीब बताकर चली जाती है। अरे वाह वाह, क्या तरकीब बताई है इसने अनजाने में। अब मैं भी आटे में मैदे की मिलावट कर दूंगी, और वैसे भी इतनी मिलावट तो चलती है, मैं भी क्यों शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करूं। मेरे कौन से पति के घी के कुएं हैं, मैं भी घी की जगह रिफाइंड का इस्तेमाल कर लूंगी। किशोरी ये बोलकर अपने पराठों में रिफाइंड का इस्तेमाल करने लगती है और आटे में भी मैदा मिलाने लगती है, लेकिन वो लालच के चलते ज्यादा मैदा मिला देती है, जिसकी वजह से वो पराठे बहुत खींचे खींचे से बनते हैं और ठंडे होने पर चबाए तक नहीं जाते। एक दिन वही ग्राहक सुमन पराठे वापस लेकर आती है और कहती है, अरे ये क्या गोंद के पराठे दे दिए हैं आपने मेथी के पराठे की जगह। अरे ये पराठे तो मेरी सास से चबाए तक नहीं जा रहे। अरे कैसी बात करती हो बहन, कुछ दिन पहले तो तुम मेरे पराठों की वाहवाही कर रही थी, अब बुराई कर रही हो। हाँ, वाहवाही कर रही थी, क्योंकि पहले तुम्हारे पराठे में आटे में मैदा नहीं मिला होता था,
अब मिला है, और पहले तुम घी का इस्तेमाल करती थी, अब तेल का करती हो, और इसी वजह से अब तुम्हारे पराठे बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। मुझे सब पता है, जिस परचून की दुकान से तुम सामान खरीदती हो उसने मुझे सब बता दिया है। अब मैं पूरे गांव में ये बात बता दूंगी। अरे 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 बहन, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तुम्हें अब से शुद्ध घी के पराठे बना कर दूंगी, लेकिन यह बात किसी को बताना मत, वरना मुझे बढ़िया की दुकान बंद हो जाएगी। किशोरी ये बोलकर उस समय तो सुमन को अपनी बातों में ले लेती है, लेकिन वो फिर भी पराठों में मिलावट करना बिल्कुल भी बंद नहीं करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन नीरज किशोरी के पैर दबाते हुए कहता है, अरे माँ, ऐसा ही चलता रहा तो जितने पैसे की लागत होगी उतने की ही बिक्री होगी। अब तो आप मिलावट भी नहीं करती तो कैसे काम चलाओगी? अरे नाम है मेरा किशोरी, अच्छे अच्छे को बेच कर खा जाऊं मैं। उस सुमन को क्या लगता है, वो 1.5 पसली मुझे अपनी बातों में फंसा लेगी। अरे अब देख मैं उसके साथ क्या करती हूँ। किशोरी ये बोलकर अपने दिमाग में एक तरकीब बुनती है। सुमन गांव की एक अच्छी और सीधी सादी औरत थी, जो कि दूध बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करती। उसका पति मोहन शहर में काम किया करता था और सुमन की हर जगह खूब वाहवाही थी, क्योंकि वो अपने दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं किया करती थी। एक दिन जब किशोरी सुबह सुबह अपने खेत से मेथी तोड़कर लाती है, तो वो देखती है कि सुमन के घर के बाहर दूध की डोलचियां रखी हुई थी। अरे अब इस सुमन के बच्चे को मैं बताऊंगी, मुझसे पंगे लेने चली थी ना, अब इसे इसका अंजाम सिखाती हूँ। ये मेरी बुराई गांव में करने चली थी, अब ऐसी मिलावट करूंगी कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी कहीं। किशोरी अपने ग्राहकों को पराठे के साथ में दही और अचार भी परोसा करती थी, इसीलिए उसके घर में बहुत सारा दही था और अचार था। किशोरी अपने घर से दही लेकर आती है और सारे दही को सुमन की डोलची में डाल देती है, और जब कुछ समय बाद सुमन सब लोगों को दूध बांटती है तो थोड़ी देर में वो दूध फट जाता है और सारे गांव वाले सुमन को बहुत सुनाते हैं। सुमन को बहुत बुरा लगता है और सुमन अपने मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है, दूध तो ताजा था फिर ये फट कैसे गया, आखिर कौन मुझे इस गांव में बदनाम करना चाहता है। सुमन ये बोलकर अपनी डोलची के आसपास देखती है तो उसे किशोरी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिलता है। सुमन सब समझ जाती है कि ये किसका किया धरा है। अच्छा, तो ये सब किशोरी ने किया है, अब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। सुमन ये बोलकर उसके अगले दिन जब किशोरी अपनी पराठे की दुकान लगाती है तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी दुकान को छोड़कर जब इधर उधर जाती है तो सुमन जानबूझकर उसकी नमक की जगह वहाँ पिसी हुई चीनी रख देती है, और ये करते हुए उसे किशोरी देख लेती है। लेकिन सुमन भी यही चाहती थी। जैसे ही किशोरी वहाँ वापस आती है तो सुमन का हाथ बीच बाजार में पकड़ लेती है और उसे सबके बीच में घसीट कर ले आती है, और वो पिसी हुई चीनी को खाकर देखती है और सुमन को सुनाने लगती है, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे नमक के डब्बे में पिसी हुई चीनी मिलाने की कोशिश की, अरे बहुत बुरी है रे तू। अरे कैसी बातें कर रही हो किशोरी बहन, मैं भला तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों करूंगी, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है, ये डब्बा तो पहले से यहाँ रखा था। उन दोनों की बात ही बात में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। गांव की एक झुमरी कहती है, अरे किशोरी काकी काहे का बात करत हो, ये सुमन काहे तोहरे नमक के डब्बे में पिसी चीनी मिलाएगी, ये साची बोल रही है, आपको कोनो गलतफहमी हुई है। हाँ मैं सही बोल रही हूँ बहन, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे दूध में दही मिलाया था ताकि पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी हो जाए। उसी का बदला लेने के लिए तुमने मेरे नमक की जगह चीनी रखने की कोशिश की है। अरे ये क्या बोल रही हो किशोरी बहन, वो तुम थी जिसने सुमन के दूध में मिलावट की थी। अरे तुम तो सच में बहुत बुरी हो, लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि किशोरी बहन पराठों में मिलावट कर रही थी, घी की जगह रिफाइंड का इस्तेमाल कर रही थी और आटे में भी बहुत मात्रा में मैदा मिला रही थी और सड़ी हुई मेथी के पराठे बनाकर सबको खिला रही थी। जब मैंने ये बात पकड़ ली तो इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया। ऐसे ही किशोरी का भांडा पूरे गांव के सामने फूट जाता है, जिसके बाद अब पंचायत बिठाई जाती है और ये फैसला लिया जाता है कि आज के बाद किशोरी मेथी जरूर बेच सकती है, लेकिन कभी मेथी के पराठे की दुकान दोबारा नहीं चला सकती। उसका बेटा था ही निकम्मा, इसीलिए वो जब तक जीती है तब तक ऐसे बुढ़ापे में भी मेथी बेच बेच कर अपना और अपने बेटे का पेट पालती और उसे उसके कर्मों का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है।